मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा चुनाव चरम पर है। इसी के साथ नई नई घोषणाएं हैं, नई नई बयानबाजियां हैं और नए नए मुद्दे हैं। चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, चुनाव में अफवाहों का भी दौर बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चल रहा है। दोस्तों, अफवाहें या नैरेटिव कैसे फैलाए जाते हैं, आम आदमी के मानस को कैसे ये अफेक्ट करते हैं, इसकी शायद कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे राजनेता सिर्फ अफवाहों और झूठ के सहारे जनता को बरगलाने का काम करते हैं। आप देखिए, हमारे देश में बहुत से राजनीतिक दल जो एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, एक दूसरे को भर भर के गालियां देते हैं, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वो सब एक हैं। आप देखिए, टीएमसी ने बंगाल में इंडी गठबंधन के साथ कोई भी अपना समझौता नहीं किया, एक सीट नहीं दी। लेकिन वहीं दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में, आप देखिए, टीएमसी जो है इंडी गठबंधन के साथ मिलके चुनाव लड़ रही है। वही ममता बनर्जी जो भारत के अन्य राज्यों से आए हुए उम्मीदवारों को बाहरी कहती हैं, और वही टीएमसी की ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश की एक सीट पर आकर प्रचार करती हैं और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगती हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या उनका उम्मीदवार या ममता बनर्जी स्वयं बाहरी नहीं है? आप खुद देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। क्या ये झूठारी की पराकाष्ठा नहीं है? दोस्तों, ये हर जगह हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों क्यों हम मतदाता लोग इन लोगों की बातों में आ जाते हैं? आखिर हम क्यों नहीं अपने दिमाग का उपयोग करते हैं या लॉजिक का उपयोग करते हैं कि आखिर ये कैसे होगा? आप सोचिए, कांग्रेस कहती है कि हम हर बेरोजगार युवा को 1 लाख रुपए साल देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब बात अग्निवीर की आती है तो विरोध करती है। भाई क्यों? अग्निवीर में भी जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको 4 साल के अंदर सरकारी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, साथ ही साथ करीब 12 लाख रुपए मिलेंगे। अब अगर उन 12 लाख रुपयों को बैंक में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो 10 साल तक कोई भी युवा 10,000 रुपए महीने की एक तरीके से तनख्वाह या स्टाइपेंड प्राप्त कर सकता है, और उसी 10,000 रुपए की जो स्टाइपेंड है उसी से पढ़ लिख कर, क्योंकि वो 17 साल में जब भर्ती होगा और 21 साल में रिटायर होगा, रिटायर होने के चांसेस 50% ही हैं, क्योंकि 50% उसमें जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और जो 50% रिटायर होंगे, क्या वो 10,000 रुपए महीने जो उनको अगले 10 साल तक मिलने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए, क्या उनके जरिए वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है? आप दिल्ली में देखिए, जितने भी आईएएस आईपीएस की कोचिंग करने वाले लोग हैं वो सब 21-22 साल के ही युवा हैं। तो आखिर क्या बुराई है अग्निवीर योजना में? आप 1 लाख रुपए यानी 8,500 रुपए खटाखट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर 10,000 रुपए महीने 10 साल तक मिलने की बात है, तो वो आपको बुरी लग रही है। और साथ ही साथ आपको सेना का प्रशिक्षण मिलेगा, डिसिप्लिन में रहने की मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको मतलब जो है अपने देश के दुश्मनों को पहचानने का मौका मिलेगा, मुसीबत में पड़ने पे अपने आप को और साथ ही साथ अपने घर परिवार को डिफेंड करने का एक विद्या मिलेगी। उसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। नहीं जी, अग्निवीर योजना तो खराब है। कैसे खराब है? आप ये बताएं ना, लॉजिकली समझाएं। आपने कहा कि साहब हम हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे। वो हर महिला कौन है? जैसे आपसे सवाल पूछा गया कि क्या आप सत्ता में आते ही खटाखट गरीबी दूर कर देंगे, तो राहुल गांधी ने क्या कहा? देखिए, खटाखट तो गरीबी दूर नहीं हो सकती, हम गरीबी को जो है कम करने की कोशिश करेंगे। आपको याद है जब हिमाचल का चुनाव हुआ था तो यही प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। फिर जब बाद में चुनाव में सरकार बनी तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा कि नहीं नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम 1 लाख खरीदेंगे, हमने कहा था हम 1 लाख रोजगारों का सृजन करेंगे। तो देखिए बयान कैसे बदलते हैं। कर्नाटक में गारंटी योजना लागू हुई, चुनाव जीत लिया। क्या एक भी गारंटी पूरी हुई? नहीं हुई, क्योंकि संभव ही नहीं है। कहां से इतना पैसा आएगा?
आप सोचिए अगर इस देश के हर युवा को 1 लाख रुपए दिया जाएगा तो सरकार क्या दिवालिया नहीं हो जाएगी? अच्छा चलिए ये भी बात मान लेते हैं। अब देखिए कंट्राडिक्शन, युवा को 8,500 रुपए महीने आप देंगे, वहीं पे आप कह रहे हैं कि हम मनरेगा में मजदूर को 400 रुपए महीने देंगे, 400 रुपए प्रतिदिन देंगे, यानी कि 12,000 रुपए महीने। तो युवा जो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, ग्रेजुएट है, उसको आप 8,500 रुपए देंगे और वहीं मनरेगा वाला 12,000 रुपए पाएगा। तो देखिए ये सब बेवकूफ बनाने की स्कीमें हैं जिनका की धरती पर कभी भी अवतरण नहीं हो सकता है। कांग्रेस की कोई भी योजना आप बता दीजिए जो कि सचमुच में लागू हुई हो। आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, कांग्रेस ने अभी कुछ दिनों पहले जब वहां के एमएलएज ने अपना फंड मांगा तो वहां के जो डिप्टी सीएम उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम जो है एमएलए जो फंड होता है उसमें विकास के लिए पैसा दे सके। क्यों? क्योंकि आपने जो महिलाओं के लिए मुफ्त बस योजना चलाई है उसमें इतना खर्चा हो रहा है कि उसको आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। केरला का हाल आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली कि केंद्र से कहिए कि हमें पैसा दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप अपनी बर्बादी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, आप क्यों इतनी मुफ्त की योजनाएं चला रहे हैं? दोस्तों, मुफ्त की योजना से किसी का भला नहीं होने वाला। मुफ्त की योजनाएं इस देश पर बोझ हैं। क्या हम अपने नागरिकों को निकम्मा बनाना चाहते हैं, मक्कार बनाना चाहते हैं, कामचोर बनाना चाहते हैं? दोस्तों सोचिए कि इस तरीके की मुफ्त की योजनाएं, आप कहते हैं एमएसपी दे देंगे, कहां से दे दोगे? आपको याद है पंजाब चुनाव में इसी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम 11 फसलों पर तुरंत एमएसपी दे देंगे। आज तक एमएसपी दी क्या? बाद में वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? नहीं जी, एमएसपी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना पैसा नहीं है हमारे पास। अब आप सोचिए किस तरीके से ये राजनेता रातों रात पलट जाते हैं। एमएसपी कैसे दे सकते हो आप बताओ मुझे? अगर हर चीज पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर डिक्लेयर होने लगा किसानों पर, तो कल टैक्सी वाला भी कहेगा कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप डिक्लेयर करो। क्या साबुन पे नहीं एमएसपी होना चाहिए? क्यों हर साबुन अलग अलग बिकता है? हर चीज पे एमएसपी होना चाहिए। दोस्तों आप खुद सोचिए, हमारा देश विकास के राह पर अग्रसर है, लेकिन इस प्रकार की मुफ्त की योजनाएं कैसे सस्टेन कर सकती हैं? बहुत सारे लोगों का कहना है कि देखो मोदी के राज में महंगाई बढ़ गई है। आप आंकड़ा देखिए, 4.5% महंगाई की दर है। और महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं, अच्छे अच्छे एस्केलेटर्स लगे हुए, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म है। यही हाल बस स्टेशन का है। विकास हो रहा है ना। आप अपने घर में एसी लगाते हो, ठंडी हवा लेते हो, तो क्या एक्स्ट्रा बिजली का बिल नहीं देते हो? तो विकास अगर चाहिए, सुविधा चाहिए, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो चुकाना ही पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि पहले महंगाई किस दर से बढ़ती थी, आज महंगाई किस दर से बढ़ रही है। दोस्तों इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा। देखिए अगर देश को आगे ले जाना है तो हम सभी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। मुफ्त की योजनाओं से ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। वेनेजुएला का उदाहरण आपके सामने, श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने, पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है। कब तक फ्री में बांटोगे? अगर इन देशों में इतनी मुफ्त की योजनाएं सक्सेसफुल होती तो आज ये देश दिवालिया नहीं होते। दोस्तों वोट उसको दें जो आपको प्रगति के रास्ते पर ले जाए, जिसके राज्य में सेनाएं समृद्ध हों, सेनाएं जो हैं अपने देश की बॉर्डर की जो सुरक्षा करने में समृद्ध हों, सेनाओं को सही समय पे जो है ना बुलेट प्रूफ जैकेट मिल सके, टैंक मिल सके, एयरक्राफ्ट मिल सके, ना कि उन लोगों को जो ये कहे कि नहीं साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम सेना को पैसा कहां से दे सकते हैं। आपको याद है ना किसी ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तो दोस्तों सोचना पड़ेगा। आज आपका देश सुरक्षित है, दुनिया के हर देशों में मारामारी मची हुई है, उनकी जीडीपी नीचे जा रही है, आपकी जीडीपी ऊपर जा रही, ग्रोथ है 8% की ग्रोथ है आपकी जीडीपी में। यह ऐसे ही नहीं हुआ है, ये 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। आप चाहें तो मुझे अंधभक्त बुला सकते हैं, लेकिन आप अगर लॉजिकली किसी चीज को एवेल्युएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी मोदी जी ने झूठ नहीं कहा है। उनके घोषणा पत्र में जो था 370 हटाना तो हटाया, राम मंदिर बनाना तो बनाया, काशी मथुरा बाकी है तो है, काशी में भी बहुत कुछ उन्होंने कर दिया है। साथ ही साथ उनकी योजना में सबका साथ सबका विकास है। क्या किसी मुसलमान ने अब तक ये कहा कि उसको फ्री का राशन नहीं मिल रहा है?
क्या किसी सिख ने कहा कि अगर वो गरीब है तो उसको अगर प्रधानमंत्री का जो आवास योजना उसका फायदा नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो सबको बराबर का हिस्सा मिल रहा है ना। किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना। न राशन में न किसी भी प्रकार की जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उनमें भेदभाव हो रहा है। तो फिर मोदी क्यों बुरा है आप ये बताइए ना। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें जो है पप्पू प्यारा है। वही पप्पू जो वायनाड की जनता को धोखा दे के आया। क्या वायनाड में उसने बताया था कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ूंगा और तुमको छोड़ दूंगा? आज जो सोनिया गांधी कह रही हैं कि मैं रायबरेली को अपना बेटा सौंप रही हूं, क्या उन्होंने ये बात जब वो अमेठी से भागा था तो वायनाड की जनता को कहा था कि मैं तुम्हें अपना बेटा सौंप रही हूं? और अगर अपना बेटा सौंपना था तो क्या रायबरेली में आके सोनिया गांधी ने कभी ये कहा कि मैं अब जो है राजस्थान से राज्यसभा में जाऊंगी और अपने बेटे को यहां देकर जाऊंगी? दोस्तों, कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए सारी मेहनत कर रहा है। इनको भारतीय संसद में अपना स्थान चाहिए ताकि इनका विशेषाधिकार बना रहे। इनको न रायबरेली से कुछ लेना देना है, ना इनको अमेठी से कुछ लेना देना है, ना ही इनको वायनाड से कुछ लेना देना है। वायनाड की जनता बताए ना कि राहुल गांधी कितनी बार वायनाड गए? नहीं गए। कितनी बार सोनिया या प्रियंका गांधी अमेठी आई? नहीं आई। रायबरेली कितनी बार गई? नहीं गई। सिर्फ चेले चपाटे जो है संभालते रहे। तो दोस्तों, पारिवारिक संपत्ति मत बनने दो इन जगहों को। इनको पूरे देश का परिवार बनने दो। ये भी आपकी ही जगह है और आपको पता है किसने कितना विकास किया है। अगर 100 सालों से अमेठी रायबरेली पर आपका जो परिवार का कब्जा था तो अब तक इनको संघाई और सिंगापुर बन जाना चाहिए था, ना कि टूटी फूटी सड़कें और गिरे हुए तहसील ऑफिस होते आपके वहां। दोस्तों, समझिए इस बात को। यह बात आपको समझनी पड़ेगी और इसी आधार पर वोटिंग करिए। ये बाकी जो दल हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ दलदल में घसीट रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि इनको सत्ता मिले और ये आपका घोटाला करें। दोस्तों, अपील है, निवेदन है, ये चुनाव आज का 2024 का चुनाव नहीं है। ये आपके भविष्य को तय करने का चुनाव है। जागिए, घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए और उसी को वोट दीजिए जिसके ऊपर भरोसा हो, जो देश को आगे ले जाने में सक्षम हो, ना कि बातें बनाकर आपको बेवकूफ बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।